175 मासूम जाने, मतलब एक ऐसा महानगर जो कभी सोता नहीं है, वो पूरे 60 घंटों तक खौफ से एकदम पंगु हो गया था। और इस पूरी तबाही की, इस प्रलय की कीमत क्या लगाई गई थी? महज 1.5 लाख रुपए। हाँ, और जब हम आज के इन दस्तावेजों और खुफिया रिपोर्ट्स के पन्ने पलटते हैं ना, तो समझ आता है कि 26/11 सिर्फ एक तारीख नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सिस्टम की खामियों, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशंस और एक बहुत बड़े इंटेलिजेंस फेलियर की ऐसी केस स्टडी है जो आज भी हैरान करती है। सही कहा। तो इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। अगर हम शुरुआत करें 26 नवंबर 2008 की रात से, करीब 8 बजे का वक्त था। कोलाबा के बदवार पार्क में भारत तामरे नाम का एक कर्मचारी जो ताज होटल में काम करता था, वो ड्यूटी पर जा रहा था। उसने एक बोट से उतरते हुए कुछ लड़कों को देखा और जब उसने टोका तो एक 20-22 साल के लड़के ने चिल्लाकर कहा कि हम छात्र हैं, अपना काम करो। और वो एक छोटी सी अनदेखी चिंगारी थी, है ना, जिसने कुछ ही मिनटों में पूरे शहर को राख कर दिया। एग्जैक्टली। तो आज इस चर्चा का मिशन उन जानी पहचानी जगहों के नाम दोहराना नहीं है जिन्हें सब जानते हैं। आज हम उन चीजों को डिकोड करेंगे जो नजरों से ओझल थीं। मतलब हमले का असली ब्लूप्रिंट कैसे बना, उन लड़कों के दिमाग को कैसे हैक किया गया, और सबसे अहम बात, उस रात हमारे अपने सिस्टम के अंदर क्या टूट रहा था। बिल्कुल। और इस विश्लेषण की गहराई में जाने से पहले हमें उस व्यापक तस्वीर को भी देखना होगा जो आज के इन स्रोतों में बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। मतलब ये दस्तावेज बताते हैं कि 26/11 कोई अलग थलग घटना नहीं थी। हाँ, ये एक लंबे पैटर्न का हिस्सा है। हाँ, आतंकवाद के एक निरंतर चलने वाले पैटर्न का हिस्सा। जैसे स्रोत में एक बेहद हालिया घटना का जिक्र है, जहां 22 अप्रैल को कश्मीर में 30 पर्यटकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उफ, वो बहुत भयानक था। हाँ, और दस्तावेजों के अनुसार ये हत्याएं आईडी कार्ड देखकर विशेष रूप से एक विशिष्ट पहचान के लोगों को निशाना बनाकर की गईं। और इसी स्रोत में इसके जवाब में की गई ऑपरेशन सिंदूर नाम की एक सैन्य कार्रवाई का भी विवरण है। राइट, जिसका नेतृत्व कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने किया था। बिल्कुल, जहां सीमा पार एक आतंकी बेस को नष्ट किया गया। अब हम यहाँ इन घटनाओं का कोई राजनीतिक विश्लेषण नहीं कर रहे हैं या किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि स्रोत बस ये स्थापित कर रहे हैं कि आतंकवाद और उसके काउंटर ऑपरेशंस का जो ये चक्र है 26/11, उसी चक्र का एक बहुत बड़ा और शायद सबसे भयानक टर्निंग पॉइंट था। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने सुरक्षा को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। लेकिन जब मैं इस हमले के शुरुआती खाके को पढ़ रहा था तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल मेरे दिमाग में अटका। क्या सवाल? मतलब कोई अनजान शहर में समंदर के रास्ते आकर इतनी सटीक तरह से हमला कैसे कर सकता है, बिना इस जानकारी के कि ताज होटल का कौन सा दरवाजा सीधे किचन में खुलता है या नरीमन हाउस की सीढ़ियां कहां से मुड़ती हैं। टैक्टिकली ये तो मुमकिन ही नहीं है। और यहीं से एंट्री होती है डेविड हेडली की। हाँ, डेविड हेडली। उसे देखकर मुझे साइबर सिक्योरिटी के उस पेनिट्रेशन टेस्टर की याद आती है। मतलब जो सिस्टम के अंदर जाता है, सारी फायरवॉल चेक करता है, कमजोरियां ढूंढता है और फिर हैकर्स को एक 0-डे एक्सप्लॉइट थमा देता है, एक ट्रोजन हॉर्स की तरह। लेकिन वो सिस्टम की आंखों में इतनी आसानी से धूल झोंकने में कैसे कामयाब रहा? क्योंकि हेडली की जो प्रोफाइल थी ना, वो किसी टिपिकल आतंकी जैसी थी ही नहीं। ये बहुत दिलचस्प भी है और खौफनाक भी। दाऊद सैयद गिलानी, जो बाद में डेविड हेडली बना, उसकी बैकग्राउंड ही उसका सबसे बड़ा कवर था। पिता पाकिस्तानी और माँ अमेरिकन, राइट? हाँ, वो अमेरिका में ही पला बढ़ा था और स्रोत में उसकी एक बहुत ही अनोखी शारीरिक विशेषता का जिक्र है, हेट्रोक्रोमिया इरिडम। मतलब उसकी एक आंख नीली और दूसरी डार्क ब्राउन थी। अच्छा, तो वो दिखने में पूरी तरह विदेशी लगता था। बिल्कुल विदेशी नागरिक लगता था, लेकिन उसकी असल जिंदगी ड्रग्स के इर्द गिर्द घूमती थी। वो पाकिस्तान से अमेरिका ड्रग्स की तस्करी करता था। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट? मतलब ड्रग्स के मामले में वो कभी पकड़ा नहीं गया क्या? पकड़ा जाया था। अमेरिकी एजेंसियों ने उसे कई बार ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन हर बार वो किसी न किसी तरह सिस्टम से बाहर आ जाता था। अरे, तो मतलब वो डबल एजेंट बन गया था? ऐसा ही माना जाता है। शायद वो एजेंसियों के लिए इन्फॉर्मेंट का काम करने लगा था और इसी छूट का फायदा उठाकर वो बचता रहा। 2001 के आसपास जब वो ड्रग्स के धंधे में ही था, तब वो लश्कर-ए-तैयबा के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संपर्क में आया। हाफिज सईद को तुरंत समझ आ गया
कि एक अमेरिकी पासपोर्ट वाला आदमी जो इतनी आसानी से सीमाओं के पार जा सकता है, वो भारत के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन के लिए सबसे घातक हथियार बन सकता है। सही बात है। तो इसके बाद साजिद मीर ने, जो लश्कर का फॉरेन रिक्रूटमेंट विंग संभालता था, उसने गिलानी को अपना नाम बदलकर डेविड हेडली रखने को कहा। तो एक अमेरिकी नाम मिल गया, एक साफ पासपोर्ट और विदेशी जैसी शक्ल। ये तो उसका एकदम वीआईपी एक्सेस कार्ड बन गया। सटीक कहा आपने। और इसी एक्सेस कार्ड के जरिए वो एक टूरिस्ट बनकर भारत आया। उसने किसी आम नक्शे का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने एडवांस जीपीएस उपकरणों का इस्तेमाल करके ताज, सीएसटी और ओबेरॉय जैसी जगहों के सटीक कोऑर्डिनेट्स सेट किए। मतलब प्रॉपर वीडियोग्राफी की होगी उसने। हाँ, घंटों तक वो होटल के अंदर जाता, ये देखता कि इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है, सिक्योरिटी गार्ड्स की शिफ्ट कब बदलती है और कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। और उसने ये पूरा का पूरा डेटा पाकिस्तान भेजा, जिसके आधार पर पूरा हमला डिजाइन किया गया। तो आर्किटेक्चरल मैपिंग हो गई, लक्ष्य तय हो गए। लेकिन इस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने के लिए ऐसे लोग चाहिए थे जो अपनी जान गंवाने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। और यहीं पर वो 1.5 लाख रुपए वाला आंकड़ा सामने आता है जो मैंने शुरू में कहा था। हाँ, वो बहुत ही मार्मिक हिस्सा है इन दस्तावेजों का। अगर हम अजमल कस्साब और बाकी लड़कों के बैकग्राउंड को देखें तो वो बेहद गरीब, अशिक्षित और छोटे मोटे अपराधों में लिप्त थे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक गली के अपराधी को एक ऐसे खूंखार लड़ाके में कैसे बदला जाता है जो 60 घंटे तक देश की बेहतरीन फोर्स को उलझा कर रख सके। इस सवाल का जवाब उस ट्रेनिंग में छिपा है जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक थी। मतलब ये सिर्फ ब्रेन वॉश नहीं था। हाफिज सईद ने 32 लड़कों को चुना था और उनकी ट्रेनिंग के 4 बहुत ही वैज्ञानिक और क्रूर चरण बनाए गए थे। अच्छा, तो पहला चरण क्या था? पहला चरण था दौराए सूफा। इसमें फवादुल्ला और मुफ्ती जैसे ट्रेनर्स ने इन लड़कों के दिमाग की प्रोग्रामिंग की। उन्हें ये यकीन दिलाया गया कि उनका धर्म खतरे में है। एक तरह का साइकोलॉजिकल अनफ्रीजिंग। हाँ, जहाँ उनके पुराने सोचने के तरीके को तोड़कर उसमें एक कट्टर विचारधारा डाली गई। मतलब पहले दिमाग पे कब्जा किया, फिर शरीर पर। इसके बाद दूसरे चरण में क्या हुआ? दूसरे चरण, जिसे दौराए आमा कहते हैं, उसमें उन्हें पाकिस्तान के मानसेरा के पहाड़ों में ले जाया गया। यहाँ उन्हें सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल, मैप रीडिंग, डेटोनेटर और बम बनाना सिखाया गया। ओके, ये तो टेक्निकल ट्रेनिंग हो गए। हाँ, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला चरण था वो था तीसरा, दौराए खासा। ये मुजफ्फराबाद में हाफिज सईद और ज़कीर रहमान लखवी की सीधी निगरानी में हुआ। इस चरण में लड़कों को बिना कुछ खाए पिए 60 घंटे तक पहाड़ों पर सरवाइव करने और लगातार फायरिंग करने के लिए मजबूर किया गया। 1 मिनट रुको, 60 घंटे बिना खाए पिए, ये तो बिल्कुल उतना ही समय है जितना मुंबई का वो पूरा घेराव चला था। बिल्कुल। इसका मतलब वो उन्हें सिर्फ हथियार चलाना नहीं सिखा रहे थे, बल्कि उनके शरीर को एड्रेनलिन के चरम स्तर पर बिना थके काम करने के लिए रीवायर कर रहे थे। वो एक तरह से एकदम इंडिपेंडेंट कमांडो यूनिट्स तैयार कर रहे थे। सही समझे आप। वो चाहते थे कि एक बार जब ये लड़के मुंबई में घुस जाएं तो उन्हें किसी कमांडर की जरूरत ना पड़े। उनकी बॉडी क्लॉक को उस हमले की मियाद के हिसाब से सेट कर दिया गया था। बहुत ही खतरनाक रणनीति थी। और आखिरी चरण? चौथा चरण था दौराए रिबात। ये विशुद्ध रूप से काउंटर इंटेलिजेंस और टैक्टिकल ट्रेनिंग थी। मतलब अगर भारतीय एजेंसियां उनका पीछा करें तो क्या करना है, अगर कोऑर्डिनेट्स गलत साबित हों तो क्या करना है, और सबसे जरूरी, अगर पकड़े जाने का डर हो तो मिशन को कैसे अंजाम देना है। बाप रे! इन 32 में से सिर्फ 10 लड़के ही इस अमानवीय प्रक्रिया को झेल पाए और उन्हें हमले के लिए चुना गया। अब ये 10 मोहरे तैयार थे, लेकिन इन्हें समंदर के रास्ते मुंबई तक आना था। और जब मैं स्रोतों में ये हिस्सा पढ़ रहा था ना, तो मुझे इंटेलिजेंस फेलियर का वो क्लासिक उदाहरण दिखा। आप उस अलर्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जिसे डेटा साइंस में हम सिग्नल वर्सेस नॉइस कहते हैं। मतलब जब आपके पास रोजाना सैकड़ों झूठे अलर्ट्स आते हैं जो कि नॉइस है, तो आप असली खतरा यानी सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं। स्रोत साफ बताता है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने भारतीय एजेंसियों को अल हुसैनी नाम की बोट के सटीक कोऑर्डिनेट्स दिए थे। हाँ, चेतावनी बिल्कुल साफ थी। एकदम साफ थी। ये तो एक ऐसे अलार्म क्लॉक की तरह था जो बज तो रहा था, लेकिन सिस्टम ने उसे बस स्नूज कर दिया। फिर भी ये 10 लोग उस बोट तक पहुंचे और भारत की सीमा में घुस गए। इस सफर आखिर शुरू कैसे हुआ था? तो इस सफर की शुरुआत 21 नवंबर को हुई, जब लखवी ने इन्हें विदा किया। उनका रणनीतिक लक्ष्य बहुत साफ था। उन्हें ये नहीं देखना था कि सामने कौन है, बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना है।
खासकर विदेशियों को, ताकि पूरी दुनिया को ये संदेश जाए कि भारत निवेश या यात्रा के लिए सुरक्षित नहीं है। एक इकोनॉमिक टेररिज्म भी था इसमें। बिल्कुल। फिर 22 नवंबर की सुबह वो एक छोटी नाव से निकले और उस अल हुसैनी बोट पर पहुंचे जिसका आपने जिक्र किया। 23 नवंबर को भारतीय जल सीमा में प्रवेश करते ही उन्होंने कुबेर नाम की एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव को हाईजैक कर लिया। और यहीं से उनकी क्रूरता का जो असली चेहरा है वो सामने आता है। उन्होंने कुबेर के मछुआरों को मारकर समंदर में फेंक दिया और सिर्फ नाव के मालिक अमरचंद को जिंदा रखा ताकि वो नाव नेविगेट कर सके। हाँ, और जैसे ही वो मुंबई के तट के करीब पहुंचे, उन्हें अमरचंद की भी जरूरत नहीं रही। उन्हें डर था कि वो कोस्ट गार्ड को अलर्ट कर सकता है, इसलिए उसे भी बेरहमी से मार दिया गया। बहुत ही दुखद। इसके बाद उन्होंने एक खास स्पीड बोट का इस्तेमाल किया जिसका मॉडल था E40 JMHL और सीरियल नंबर था 10205। इसी स्पीड बोट के जरिए वे तट तक पहुंचे थे। और तट पर उतरते ही ये 10 लोग एक महानगर की धमनियों में ऐसे फैल गए जैसे शरीर में कोई जहर फैलता है। हाँ। जब हम उस रात की टाइमलाइन को देखते हैं ना, तो ये समझ आता है कि उनका मकसद सिर्फ मारना नहीं था, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम को ओवरलोड करना था। हाँ, बिल्कुल। कसाब और इस्माइल ने CST स्टेशन को निशाना बनाया, लेकिन उन्होंने सीधा स्टेशन में घुसकर फायरिंग नहीं की थी। नहीं, उन्होंने पहले एक टैक्सी ली थी। हाँ, और उसकी सीट के नीचे एक टाइम बॉम्ब छोड़ दिया। ये एक टैक्टिकल डायवर्जन था ताकि शहर के अलग अलग हिस्सों में एक साथ धमाके हों और पुलिस फोर्स पूरी तरह से बढ़ जाए। और फिर CST स्टेशन के अंदर जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां नहीं चलाईं, बल्कि अपनी AK-47 का बहुत ही नपातुला और घातक इस्तेमाल किया। सिर्फ 1 घंटे 15 मिनट में 58 लोगों की जान चली गई। बाप रे। कसाब ने 7 मैगजीन फायर की, लेकिन यहाँ पर हमें विष्णु दत्ताराम जैसे आम लोगों की प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी देखना होगा। बिल्कुल, विष्णु दत्ताराम जी ने अनाउंसमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके लोगों को उस प्लेटफॉर्म से दूर भागने को कहा। उनकी उस त्वरित सोच ने न जाने कितनी जानें बचाई होंगी उस रात। सही कह रहे हैं आप। लेकिन जब पुलिस को इसकी भनक लगी तो शुरुआत में किसी को अंदाजा ही नहीं था कि वे आखिर किस चीज का सामना कर रहे हैं। ATS प्रमुख हेमंत करकरे अपना खाना छोड़कर भागे। कामा अस्पताल में जब ये आतंकी घुसे तो वहां के स्टाफ ने बहुत ही शानदार काउंटर टैक्टिक अपनाई। हाँ, उन्होंने पूरे अस्पताल की लाइटें बुझा दी और मरीजों को अंदर लॉक कर दिया। एग्जैक्टली। उस अंधेरे ने कसाब और इस्माइल को बौखला दिया, और जब वे अस्पताल से बाहर निकले तो उनका सामना करकरे, विजय साल्सकर और अशोक कामटे से हुआ, जो एक टोयोटा क्वालिस में थे। और फिर आतंकियों ने पेड़ों की आड़ लेकर एम्बुश लगाया और पुलिस की गाड़ी पर भारी फायरिंग कर दी। हमारे तीनों वरिष्ठ अधिकारी शहीद हो गए। लेकिन शहीद होने से पहले करकरे ने पलटवार करते हुए कसाब के हाथ में गोली मार दी थी। और ये गोली बहुत अहम साबित हुई ना? बहुत अहम। इसी गोली ने कसाब को कमजोर कर दिया था। और इसके बाद जो हुआ वो मुंबई पुलिस के अदम्य साहस की सबसे बड़ी मिसाल है। ये आतंकी उस पुलिस वाली कार को हाईजैक करके भागे, फिर उन्होंने एक स्कोडा कार छीनी। मरीन ड्राइव के पास मालाबार हिल्स की तरफ पुलिस ने बहुत मजबूत बैरिकेडिंग कर रखी थी। जब गाड़ी रुकी तो सबको लगा वो मारे गए हैं, लेकिन कसाब ने फिर से बंदूक उठाई और उस पल शहीद तुकाराम ओमले ने बिना 1 सेकंड सोचे कसाब की AK-47 की बैरल को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया। वो पल सच में अकल्पनीय था। समझें तो ओमले जी जानते थे कि गोलियां सीधे उनके सीने में लगेंगी, लेकिन उन्होंने उस बैरल को तब तक नहीं छोड़ा जब तक बाकी पुलिस वालों ने कसाब को जिंदा नहीं पकड़ लिया। और तुकाराम ओमले का वो बलिदान ही था जिसने इस पूरे हमले की अंतर्राष्ट्रीय साजिश को बेनकाब किया। कसाब का जिंदा पकड़ा जाना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका था। बिल्कुल। लेकिन कसाब भले ही पकड़ा गया हो, शहर के बाकी होटलों में अभी भी खौफ का नंगा नाच चल रहा था। लियोपोल्ड कैफे और होटल्स में। हाँ, लियोपोल्ड कैफे में 11 मौतें, नरीमन हाउस में रबी परिवार सहित 9 लोगों की हत्या। ओबेरॉय होटल में तो उन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने होटल कर्मचारी जॉर्डन से पूरे रेस्टोरेंट में शराब छिड़कने को कहा और फिर उसे गोली मार दी। उफ, कितनी बेरहमी। इसके बाद एक और कर्मचारी प्रदीप को VIP मेहमानों का पता बताने के लिए लिफ्ट में ले गए, जहां प्रदीप ने बड़ी सूझबूझ से लिफ्ट के दरवाजे बंद कर लिए और अपनी जान बचा ली। ऐसी ही तबाही मची थी। दस्तावेजों से पता चलता है कि उद्योगपति गौतम अडानी भी उस रात वहीं थे और बस बाल बचे क्योंकि वो एक मीटिंग के लिए रुक गए थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है मेरी नज़र में। कैसा सवाल? जब अंदर ये सब चल रहा था, बंधक बनाए जा रहे थे, लोग मर रहे थे,
तो बाहर टीवी पर 24 घंटे का लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था। मीडिया पल पल की जानकारी दे रहा था कि पुलिस कहाँ है, कमांडो कहाँ से आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये लाइव फीड आखिर किसकी मदद कर रही थी, देश की या सीमा पार बैठे आतंकियों के आकाओं की। ये बहुत ही तीखा लेकिन जरूरी सवाल है, क्योंकि ये लाइव मीडिया कवरेज एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। पाकिस्तान में बैठा ज़कीउर रहमान लखवी टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था। मतलब मीडिया उनके लिए काम कर रहा था अनजाने में। टेल के अंदर मौजूद आतंकियों को फोन पर कमांड दे रहा था। वो बता रहा था कि पुलिस कहाँ से आ रही है, हेलीकॉप्टर कहाँ उतर रहे हैं और कौन से वीआईपी मेहमान कहाँ छिपे हैं। ये तो भयानक है। तकनीक जो हमें सुरक्षित करने के लिए होती है, वो उस रात हमारे ही खिलाफ एक हथियार बन गई थी। और इस पूरी अफरा तफरी के बीच जो सवाल सबसे ज्यादा परेशान करता है वो है बचाव कार्य में इतनी देरी का होना। एनएसजी, जो देश की सबसे एलीट फोर्स है, हमेशा तैयार रहती है। उन्हें मुंबई पहुंचने में 8 घंटे क्यों लग गए? जब मैं इस डिले के लॉजिस्टिक्स को समझ रहा था ना, तो ये किसी दुस्वप्न से कम नहीं लगा। ये देरी हमारे उस समय के रक्षा ढांचे की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करती है। उस वक्त एनएसजी पूरी तरह से दिल्ली में सेंट्रलाइज्ड थी। जब मुंबई पुलिस को समझ आया कि उनके पास इन आतंकियों के हथियारों का कोई जवाब नहीं है, तो उन्होंने केंद्र से मदद मांगी। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के तहत जब कमांडोज को भेजने का फैसला हुआ, तो पता चला कि उन्हें और उनके भारी साजो सामान को ले जाने वाला जो IL-76 विमान है, वो चंडीगढ़ में खड़ा है। वेट मतलब फोर्स दिल्ली में है और विमान चंडीगढ़ में। बिल्कुल। फिर आनन फानन में दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से एक छोटा विमान तैयार किया गया, लेकिन उसकी क्षमता सिर्फ 120 लोगों की थी। कमांडोज और उनके उपकरणों को उस छोटे विमान में एडजस्ट करने, लोड करने और उड़ान भरने में ही घंटों का समय बर्बाद हो गया। ये तो क्रिमिनल डिले है। और इसके अलावा शुरुआती 3-4 घंटे तो सिर्फ ये समझने में ही निकल गए थे कि ये कोई आम गैंग वॉर नहीं है, बल्कि एक फुल स्केल आतंकी हमला है। इस लॉजिस्टिकल और कम्युनिकेशनल देरी की बहुत बड़ी कीमत अंदर फंसे बंधकों को अपनी जान देके चुकानी पड़ी। सच में ये सिस्टम का एक ऐसा पैरालिसिस था जिसे भूलना नामुमकिन है। तो अगर हम इन 60 घंटों के अंत की बात करें, तो 28 और 29 नवंबर की तारीखें आती हैं जब एनएसजी कमांडोज ने एक-एक करके ओबरॉय, नरिमन हाउस और आखिर में ताज होटल को सुरक्षित किया। हाँ। और इस भयानक ऑपरेशन में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और राहुल शिंदे जैसे वीर जवानों ने अपनी जान की आहुति दी। तब जाकर कहीं ये मौत का तांडव शांत हुआ था। तो इस पूरी चर्चा का जो सार इन दस्तावेजों से निकल कर आता है वो बहुत स्पष्ट है। 26/11 महज एक आतंकी हमला नहीं है। ये इंटेलिजेंस शेयरिंग, राजनीति, फोर्सेस के डिसेंट्रलाइजेशन और मीडिया की जिम्मेदारियों का एक बहुत ही कड़वा सबक था। बिल्कुल सही। स्रोत के अंत में जो एक बुनियादी सवाल उठाया गया है जिसे हमें निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए, वो ये है कि कोई भी संप्रभु राष्ट्र इस तरह के बाहरी हमलों और अंदरूनी ढांचागत विफलताओं को कब तक और किस हद तक बर्दाश्त कर सकता है? क्या केवल रक्षात्मक नीतियां काफ़ी हैं या सुरक्षा के पूरे इकोसिस्टम को नए सिरे से परिभाषित करने की ज़रूरत है? ये सवाल वाकई श्रोताओं को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। आज हमने उस पूरे मैकेनिज्म को डिकोड किया कि कैसे डेविड हेडली के बनाए ब्लूप्रिंट से लेकर उन 10 लड़कों की साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग और हमारे अपने सिस्टम की लॉजिस्टिकल कमजोरियों ने मिलकर एक ऐसी रात को जन्म दिया जिसने मुंबई को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ये सब डिकोड करने के बाद एक अंतिम विचार जो मेरे जहन में आता है और जिसे मैं आप सभी के लिए छोड़ना चाहता हूँ, वो है तकनीक और सूचना के दोहरे चरित्र के बारे में। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जानकारी का तुरंत मिलना, लाइव अपडेट्स देखना हमें ये एहसास दिलाता है कि हम सुरक्षित हैं। लेकिन 26/11 ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि 24 घंटे की लाइव न्यूज़ और तकनीक जो हमें बचाने के लिए बनी है, अगर वही दुश्मनों के हाथ लग जाए तो वो हमारा सबसे बड़ा हथियार कैसे बन सकती है। अगली बार जब आप टीवी पर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ लाइव देखें तो खुद से पूछिएगा, क्या ये जानकारी वाकई सुरक्षित हाथों में जा रही है या अनजाने में हम खुद अपने दुश्मनों को ताकत दे रहे हैं? इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।